आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, यानी कि आईएनसी। पिछले वाले क्लास के लास्ट कुछ 2-3 मिनट में हमने आपको बताया था कि 2019 के रिपोर्ट के तहत हमारे भारत में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज कितने हैं? 7, है ना। तो उसी के बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, चूँकि हमारा टॉपिक ही नाम था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि आखिर 2019 में हमारे पास 7 पॉलिटिकल पार्टी थे। अब उन 7 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि उस पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि वो पार्टी फाउंड कब किया गया, उस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, वो किस पे काम करता है ना। देखिए, एक बात हम आपको यहीं पे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि हर एक पार्टी का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, यानी कि सबका विचारधारा अलग अलग होता है ना। बात समझ रहे हैं? मतलब ये हो गया कि हर एक पार्टी का काम करने का तरीका अलग है, वो किस चीज़ पे फोकस करेगा, उसका वो इंटेंशन भी अलग अलग है। यानी कि बेसिकली कह लीजिए कि आपको यहाँ पे 7 पॉलिटिकल पार्टी मिलेगा और सातों का जो आइडियोलॉजी है वो लगभग अलग है। थोड़ा बहुत आपको सेम देखने को मिल सकता है, 1-2 पॉइंट आपको उसमें से कॉमन नज़र आ जाएगा, लेकिन सबका आइडियोलॉजी क्या है, अपना अलग अलग है और उसी के ऊपर वो काम करता है। ठीक है, चल सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी के बारे में। चलिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई बोलता है क्या? नहीं, सिंपली क्या कहता है, या तो कांग्रेस है तो कांग्रेस पार्टी बोलता है। कांग्रेस पार्टी भी बहुत कम लोग बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, कांग्रेस कहते हैं, है कि नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग सिंपली आम भाषा में या फिर आम चाल में हम लोग क्या कह देते हैं, कांग्रेस पार्टी कह देते हैं, या फिर आप बहुत बार कांग्रेस भी सुनते होंगे। और ये कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, आपको मालूम है? पंजा छाप, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, ये भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी पुराने पार्टी हुए हैं उनमें से ये भी एक है। बात याद रखिएगा, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1885। सोचो, वो 1885 में ही बन गया था, यानी कि आज लगभग कितना साल हो गया इसका देखा जाए तो 15 साल उधर हो गया, 100 उधर हो गया, यानी कि आप कितना कर लीजिए, 1885 में से आप 15 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना। और 900 से लेकर 2000 में कितना हो जाएगा, 100 इधर हो गया, 15 ईयर्स उधर हो गया, और ये उधर आ गया आपका 22 ईयर्स। यानी कि बेसिकली आप मान लीजिए 20, 30, 5, 35, 135, 36, 37, 137 ईयर्स पुराना ये पार्टी है। सोचो, 137 ईयर्स पुराना पार्टी है ये, लगभग इतना पुराना पार्टी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दुनिया के कुछ पुराने पार्टियों में से ये भी एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ना बहुत बार स्प्लिट्स हुए हैं, यानी कि टूटा है ये पार्टी। इन्हीं से टूट के बहुत सारे पार्टी हमारे छोटे मोटे बन गए हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने घर में एक सेब लाया, लेकिन आपके घर में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप क्या करते हैं, सेब को काट के बांटते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो कांग्रेस पार्टी है ये भी बहुत बार टूटा है, ये भी बहुत बार स्प्लिट हुआ है। उसके बारे में आपको मिलेगा, देखिए अगले वाले क्लास में आपको पढ़ाएंगे दूसरे पार्टी के बारे में जिसका नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये जो पार्टी है ना, ये किससे निकला हुआ पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से ही निकला हुआ है। तो वही बात यहाँ पे है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे टकराव हुए, बहुत बार वो टूटा बिखड़ा। ठीक है, उससे बहुत सारे नए नए पार्टी का जन्म हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखिए, जब हमारे भारत में अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे उस समय पे हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी था। बात समझ रहे हैं? और जब हमारे भारत से अंग्रेज भागा तो उस समय पे भी हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी था, और जब वो चला गया उसके बावजूद भी था हमारे यहाँ पे। यानी कि अंग्रेजों को भगाने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग किसी पार्टी का रहा है तो वो किसका रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है। और आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज लीडर लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब सारे लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये सारे के सारे लोग कौन थे, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और उस समय पे जब हमारे भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था, और या फिर आज़ादी के पहले भी हमारे भारत में एक ही पार्टी जो सबसे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा था वो कौन था, कांग्रेस पार्टी। इसीलिए
आपने बहुत बार जब अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब आपने पढ़ा था अपना चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, याद कीजिए, तो उसमें आपको कितने बार कांग्रेस वर्ड मिला था, कांग्रेस पार्टी का वर्ड मिला था, है ना। तो कांग्रेस पार्टी भारत का बहुत ही पुराना पार्टी है ना। उससे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हमारे बिलोंग करते थे, और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है कि हम लोगों को आज़ादी अंग्रेजों से मिल पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी वांटेड टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में जो हमारा कांग्रेस पार्टी था वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, पार्टी वांटेड टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये बहुत बड़ा बात है, इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से। ठीक है, देखिए मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 4 वर्ड बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो चारों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे उस समय पे उनका यह मानना था कि भारत को जो है मॉडर्न सेक्युलर बनाना है। मॉडर्न सेक्युलर का मतलब क्या हो गया? अच्छा पहले तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि हर एक प्रकार के रिलीजन को बराबर वैल्यू दिया जाएगा, है ना। तो ये बनाना चाहते थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। किसको? भारत को। यानी कि भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा बनाना चाहते थे जहाँ पे कि हर एक प्रकार के धर्म के लोग मिलजुल के आपस में रह सकते हैं। ठीक है, और मॉडर्न मतलब आज का दौर। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? सारे लोग क्या कर सकते हैं? अपने लीडर को अपने से वोट दे सकते हैं भाई, एकदम पूरी स्वतंत्रता से रह सकते हैं। और रिपब्लिक का मतलब फ्रीडम, है कि नहीं। तो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे तो उनका यह मानना था कि हमारे भारत का जो चेहरा होगा आने वाले समय में वो कैसा होगा? ऐसा होगा जहाँ पे कि हर एक प्रकार के लोग रह सकते हैं, स्वतंत्रता से रह सकते हैं, वो अपने लीडर को वोट दे के चुन सकते हैं, है ना। या और साथ ही साथ उनको फ्रीडम पूरी तरीके से मिलेगा। ये मानना था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस समय पे, यानी कि कांग्रेस पार्टी का। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। यानी कि ये जो है कांग्रेस पार्टी सेंटर में रूल कर रहा था। सेंटर में रूल करने का मतलब, सेंटर का रूल करने का मतलब, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यही चला रहा था। कब तक चलाया? इट वॉज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। 1977 तक भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो 1947 से लेकर 1977 तक पूरी तरीके से सेंटर में यदि गवर्नमेंट किसी का रहा तो वो था हमारा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसके बाद फिर कब से कब तक? उसके बाद फिर 1980 से लेकर 1989 तक। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है ना हमारा, इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंदिरा गांधी का जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, कोई समस्या इसमें? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको साफ मालूम चलेगा कि भाई 1977 है, फिर उसके बाद 1980 आ गया, लेकिन भारत में तो चुनाव 5 साल के बाद होता है। तो यहाँ पे तो कितना 3 ही साल का गैप दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया था। और आपको मालूम है इंदिरा गांधी कैसे मरी थी? कैसे? हाँ, उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको मार दिया था। तो उनके ऊपर अलग सा हमारा वीडियो बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि 1977 तक लगातार सेंटर में गवर्नमेंट किसका रहा? कांग्रेस पार्टी का रहा। उसके बाद उसी बीच में जो है हमारे इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। उसके बाद फिर वो पावर कब में आया? पावर में कब आया? 1980 से लेकर 1989 तक लगातार वो अपने पावर में रहे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1989 इट सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन 1989 के बाद ना कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्ट था वो थोड़ा थोड़ा घटने लगा, यानी कि लोग इसको उतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हर एक जगह पर इसका क्या था? दबदबा था, यानी कि हर एक जगह पर इसका पहुंच था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नेदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। यानी कि कांग्रेस पार्टी ना एक सेंट्रिस्ट पार्टी था। सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब ये होता है जो ना लेफ्ट पे ज़्यादा ध्यान दे ना ही राइट पे ध्यान दे, यानी कि वो बिल्कुल बीच में रहेगा और सारे लोगों को बराबर नज़रिए से देखेगा। मतलब ये हो गया किसी को ना कम समझेगा ना किसी को ज़्यादा समझेगा। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का मतलब क्या? छोटा बड़ा नहीं देखेगा, वो सिंपली क्या देखेगा? वो बीच में रहेंगे, सबके ऊपर नज़र रखेंगे, सबको बराबर वैल्यू देंगे। तो ये था हमारा सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब। ठीक है, तो कांग्रेस बिल्कुल हमारा एक सेंट्रिस्ट पार्टी था। उसके बाद इट इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 145 मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2004। 2004 में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा पार्टी हमारा बन चुका था। कितने मेंबर्स के साथ?
145 मेंबर्स के साथ। कहाँ पे? लोकसभा में। यानी कि 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय पे कांग्रेस पार्टी अकेला कितने मेंबर्स को जीत लिया था, यानी कि उसके कितने सीट्स जीत लिए थे उन्होंने? 145 मेंबर्स। यानी कि हमारे पार्लियामेंट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने? 543। हालांकि 545 है, लेकिन दो तो हमारा रिजर्व है, उसको छोड़ दो। 543 में 145 अकेला सीट्स किसने जीता? कांग्रेस ने जीता। तो उस समय पे हमारा 2004 में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा पार्टी इंडिया का बन चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019। और याद कीजिए, हमने पिछले वाले क्लास में ही आपको बताया था कि जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी, कोलिजन में आएंगी, वो यूपीए कहलाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज द लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट। यानी कि यूपीए का ये क्या था? लीडर था। मतलब ये हो गया कि कांग्रेस के साथ मिलकर छोटे मोटे पार्टी ने भी क्या किया होगा? इलेक्शन को लड़ा होगा, और उस सारे पार्टी का लीडर कौन बन गया होगा? कांग्रेस बन गया होगा। और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करेगा, जो उसके साथ कोलिजन करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? यूपीए कहलाएगा। तो यूपीए का यानी कि कांग्रेस के साथ जितने भी पार्टी हमारे मिले हुए थे चुनाव को लड़ने के लिए, उसका लीडर हमारा कौन था? कांग्रेस पार्टी था। ठीक है, और वो कब तक लीडर रहा? 2004 से लेकर 2019 तक। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 19.5% वोट्स एंड 52 सीट्स। अब यह बात हो रहा है 2019 के चुनाव का। 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, यानी कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय पे कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में 19.5% वोट को अचीव किया। इसके साथ ही साथ 19.5 वोट परसेंट अचीव करने के साथ उन्होंने 52 सीट्स को हासिल किया। कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक तो बेसिकली हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा, है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी का मतलब उसका विचारधारा, वो किस चीज़ पे काम करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला ये है कि इट फेवर्स सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज ऑफ द कंट्री। मतलब ये हो गया कि ये जो है ना सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, यानी कि सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है। अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ भाई? सेक्युलरिज्म जो है ना वो सेक्युलर वर्ड से निकला हुआ है। और सेक्युलर का मतलब क्या हो गया? सेक्युलर का मतलब ये हो गया, हाँ, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि हर एक धर्म के लोग रहते हो और हर एक धर्म को अपना बिल्कुल अपना अपना पावर हो, है ना। गवर्नमेंट किसी भी धर्म को या फिर किसी भी रिलीजन को खास प्रिविलेज ना दे रहा हो, तो ऐसे कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्युलर कंट्री कहते हैं। और सेक्युलरिज्म किसको कहेंगे? इसी आइडियोलॉजी को, इसी मानसिकता को, जिस कंट्री में हर एक प्रकार के रिलीजन को बराबर वैल्यू दिया जाए, इसी प्रकार के विचारधारा को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। कोई डाउट नहीं इसमें। तो हर एक प्रकार के धर्म हमारे भारत में रह सकते हैं, रिलीजन रह सकते हैं, हर एक प्रकार के लोग अपने फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। ये चीज़ का पूर्ण समर्थन कौन करता है? हमारा कांग्रेस पार्टी करता है। उसके साथ ही साथ एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। वीकर सेक्शन का मतलब क्या? ऐसे समाज के लोग जो कि थोड़ा सा नीचे हैं, गरीब है, असहाय है, उनको मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी सामने आती है। ये इनका आइडियोलॉजी है। और माइनॉरिटी का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम है, उनका संख्या क्या है? कम है। फॉर एग्जाम्पल लोअर कास्ट, है ना, दलित, इन सब के लोगों के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पहला आइडियोलॉजी। उसके बाद क्या है? इट ऑल्सो फेवर्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? जो भी हमारे भारत के लिए नए रिफॉर्म्स आते हैं, नए सुझाव आते हैं, नए तौर तरीके आते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कंट्री को अच्छी तरीके से रूल कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसको भी ये फेवर करता है। मतलब ये हो गया कि हमारा कंट्री अच्छे से बढ़े, फले फूले, है ना, हमारे कंट्री का तरक्की हो, इसके लिए जो भी नियम कानून लाया जाता है उसको ये पूर्ण तरीके से समर्थन करता है। हाँ भाई, ये नियम आना चाहिए क्योंकि हमारा इससे क्या होगा? भारत का तरक्की होगा, ये इनका मानना है। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कांग्रेस पार्टी के बारे में, और यहाँ पे हमने आइडियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। एग्जाम में ना बेसिकली एग्जाम में ना पॉलिटिकल पार्टी से 2-3 प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा हमेशा। पहला पूछेगा आइडियोलॉजी, दूसरा पूछ लेगा कि वो कब फाउंड हुआ, है ना, तीसरा भी ये पूछ लेगा कि वो किस किस स्टेट्स में फैला हुआ है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। कांग्रेस तो सब स्टेट है ना? कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, उसका हर जगह पे यूनिट है, हर एक स्टेट में यूनिट है उसका। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, झारखंड में देखिए, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी का यूनिट है। ठीक है,
चलिए यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।